Hello friends, good morning. I'm Deepak Srivastava, Assistant Professor in MT Gujarati College of Pharmacy, इंदौर. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट्स एजेंट्स. सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. बेसिकली जो कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट एजेंट्स को डिस्क्राइब करने से पहले, समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो थ्योरी है ब्लड क्लॉटिंग की वो 1905 में फर्स्टली प्रपोज की गई थी. हमें थ्योरी समझना इसलिए ज़रूरी है कि ब्लड क्लॉटिंग की थ्योरी के थ्रू हम ये जान पाएंगे कि बेसिकली क्लॉटिंग क्या होता है और इस क्लॉटिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन से कोगुलेंट एजेंट या एंटी कोगुलेंट एजेंट का हम यूज़ किस तरीके से करते हैं. सो थ्योरी जो फर्स्ट प्रपोज हुई ब्लड क्लॉटिंग थ्योरी वो 1905 में इंट्रोड्यूस हुई. और इस थ्योरी के हिसाब से या इस थ्योरी पे बेस्ड 4 फैक्टर थे या 4 फैक्टर्स थे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए. वो 4 फैक्टर जो हैं वो हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसे हम थ्रोम्बोकाइनेज भी बोलते हैं, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा फाइब्रिनोजन और चौथा आयोनाइज्ड कैल्शियम. बेसिकली इनके अलावा भी और दूसरे फैक्टर होते हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, पर ये मेजर 4 फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मेजर रोल प्ले करते हैं. अब ये जो क्लॉटिंग का सीक्वेंस होता है वो बेसिकली होता क्या है. क्लॉटिंग के सीक्वेंस में ये होता है कि सबसे पहले यदि टिश्यू डैमेज हुए हैं किसी भी वजह से, इंटरनल इंजरी की वजह से या और किसी इंजरी की वजह से यदि टिश्यू डैमेज होते हैं फर्स्टली, तो सबसे पहले जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है जिसे हम थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं, वो ब्लड के अंदर ब्लड से प्लेटलेट के अंदर इंटर होता है या ब्लड से प्लेटलेट तक पहुंचता है. और ब्लड से प्लेटलेट तक पहुंचने के बाद ये जो आपका कंपाउंड है जिसे हम बोल रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है. ये प्रोथ्रोम्बिन में जो कन्वर्जन होता है टिश्यू के डैमेज होने के बाद जो ब्लड के फॉर्म से प्लेटलेट में पहुंचा है, ये प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है. सो ये थ्रोम्बिन के कन्वर्जन का पहला स्टेप होता है. सो पहली स्टेप्स में टिश्यू डैमेज हुए, टिश्यू डैमेज होने की वजह से थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज ब्लड के थ्रू प्लेटलेट्स तक पहुंचा. वहाँ पहुँचने के बाद ये प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस की वजह से, प्लेटलेट में मौजूद कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस की वजह से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है. फर्स्ट स्टेप ये होती है. अब ये जो थ्रोम्बिन है ये रिएक्ट करता है प्लेटलेट्स में मौजूद फाइब्रिनोजन के साथ. इन फाइब्रिनोजन के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल फाइब्रिन सब्सटेंस बनाता है. और ये इनसॉल्युबल जो फाइब्रिन होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स के साथ क्लॉट को प्रोड्यूस करते हैं. सो इस तरीके से क्लॉटिंग जो है वो परफॉर्म होती है इन बेसिक 4 फैक्टर्स की वजह से. सो ये हमने एक जनरल डिस्कशन किया कि ब्लड क्लॉटिंग इंट्रोड्यूस कौन से सन में हुआ और ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन से मेजर 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब हम आगे चलें. ये कुछ फैक्टर हैं, जैसे मैंने बोला कि जो 4 फैक्टर हैं वो मेजर फैक्टर है, लेकिन इन 4 फैक्टर्स के अलावा अगर हम देखें, ये टेबुलर फॉर्म में आप देख पा रहे हैं, जो हमने एक टेबल में देख रहे हैं कि 4 सेक्शन हैं इस टेबल में, जहाँ नंबर दिए हुए हैं जिन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है कि जो कोगुलेशंस ब्लड कोगुलेशन के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है या इन्वॉल्व होते हैं ब्लड कोगुलेशन के प्रोसेस में, मेजरली एंड माइनरली दोनों प्रोसेस में, वो अगर हम देखें उन्हें तो 12 टाइप के फैक्टर हैं. सीक्वेंस वाइज हमने उन्हें नंबर दिया है. फर्स्ट फाइब्रिनोजन है, इसका जो सोर्स है वो लीवर है. सेकंड प्रोथ्रोम्बिन है, इसका सोर्स भी लीवर है. थर्ड जो है जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, जिसे टिश्यू फैक्टर भी बोला जाता है, वो टिश्यू के डैमेज टिश्यू में प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करने का काम करता है. इसके अलावा जो इसका पाथवे होता है, पाथवे 3 तरह के होते हैं. कॉमन पाथवे होता है, एक्सट्रेंसिक होता है और इंट्रेंसिक पाथवे होता है. ये तीनों पाथवे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में या आगे हम डिस्कस करेंगे.
सो पाथवे को हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन हमें सोर्स नेम और नंबर देखना है। फैक्टर्स को हमने हर फैक्टर्स को एक नाम दिया है और एक नंबर दिया है। इसी तरीके से फोर्थ फैक्टर कैल्शियम आयन है, जो डाइट से मिलता है, बोन्स में मौजूद होता है, प्लेटलेट्स में मौजूद होता है। पाथवे जो इसके एक्टिवेशन के लिए रहता है वो सारे कॉमन पाथवे भी, एक्सट्रिंसिक पाथवे भी और इंट्रिंसिक पाथवे भी एक्टिवेट होते हैं। फिफ्थ जो नंबर का जो फैक्टर है दैट इज़ कॉल्ड प्रो एसिलेरिन फैक्टर्स भी बोला जाता है इसे। ये लीवर एंड प्लेटलेट्स में होता है और एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक दोनों पाथवे की तरह दोनों पाथवे पे एक्टिवेट होता है। इसी तरीके से जो आपका फिफ्थ सिक्स्थ है सीरम प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर होता है, लीवर में होता है। जो नाइन्थ होता है वो सेवन्थ के बाद नाइन्थ आता है, एट्थ फैक्टर नहीं होता। नाइन्थ फैक्टर जो होता है उसे हम AHF फैक्टर बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। अगेन लीवर में होता है, इसका इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू एक्टिवेट होता है। इसके बाद क्रिसमस फैक्टर जिसे बोलते हैं, जो 10th नंबर का फैक्टर होता है, अगेन लीवर में होता है, इंट्रिंसिक पाथवे की तरह पाथवे पे एक्ट करता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो 11th फैक्टर है, जिसे हम स्टुअर्ट फैक्टर भी बोलते हैं। लीवर में होता है, अगेन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है इसकी। 10th जो पाथवे होता है उसे हम 11th 9th पाथवे हमने देखा। 10th पाथवे जो होता है उसे हम प्लाज्मा थ्रोम्बोब्लास्टिन फैक्टर बोलते हैं। लीवर में होता है, इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू एक्ट करता है या एक्टिवेट होता है। 12th जो फैक्टर होता है उसे हम 11 जो फैक्टर होता है उसे हम बोलते हैं हैंगमैन फैक्टर। हैंगमैन फैक्टर भी लीवर में होता है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी के थ्रू इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू एक्टिवेट होता है। और 12th जो फैक्टर होता है उसका नाम होता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जिसे हम FSF भी बोलते हैं। लीवर और प्लेटलेट्स में होता है और ये कॉमन पाथवे के थ्रू एक्टिवेट होता है। सो ये टेबुलर फॉर्म में हमने सारे फैक्टर्स के बारे में एक आउटलाइन ली, जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सा फैक्टर कहाँ होता है, उसका सोर्स क्या होता है। बेसिकली जितने भी जो हमने फैक्टर्स पढ़े, मेजर जो सोर्सेस होते हैं, हमने 4 सोर्सेस पहले डिस्कस किए। इसके अलावा 12 सोर्सेस की बात कर रहे हैं, 12 फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें 8 नंबर का फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। सो ओवरऑल हम जो 11-12 फैक्टर की बात कर रहे हैं, 11 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें 4 मेजर होते हैं और 7 माइनर फैक्टर होते हैं, जो कोगुलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। और इन सारे फैक्टर्स के जो सोर्सेस होते हैं, वो मेजर सोर्स जो होता है वो लीवर ही होता है। इसके अलावा टिश्यूज़, डाइट और प्लेटलेट्स भी सोर्सेस होते हैं डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उनके। जहाँ तक पाथवे की बात है, तो जैसा मैंने बोला, पाथवे हम अगले स्लाइड्स में डिस्कस भी करेंगे। पाथवे जो मेजरली होता है वो कॉमन पाथवे होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं, और इन सारे पाथवे के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ये एक आउटलाइन हो गई ब्लड कोगुलेशन के लिए जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में। अब मैकेनिज्म की जहाँ तक बात करें ब्लड कोगुलेशन के लिए, तो ब्लड कोगुलेशन की जो एक प्रोसेस है, जैसे हमने स्टार्टिंग में जो डिस्कस किया फर्स्ट स्लाइड में, एक सीरीज होती है, स्टेप्स की एक सीरीज होती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कोई प्रोसेस हो जाती है, स्टेप बाय स्टेप्स प्रोसेस जो है फॉर्मेशंस की, कोगुलेशंस की, वो ब्लड कोगुलेशंस की वो परफॉर्म होती है। जैसे ब्लड कोगुलेशंस की जहाँ तक बात करें, तो ये जो स्टेप्स होती हैं या जो सीरीज होती है, ये स्टेप्स या सीरीज अलग अलग स्टेप्स होती है। जैसे ब्लड कोगुलेशंस के लिए, एक्टिवेशंस के लिए जो हम पाथवे की बात करें, तो पाथवे 2 तरह के बेसिकली होते हैं। और ये जो ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड क्लॉटिंग के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस होती है, और उस स्लो प्रोसेस को हम फाइब्रिन के क्लॉटिंग के या फाइब्रिन फॉर्मेशन के रेट को इंक्रीज करके बढ़ा भी सकते हैं। सो बेसिकली ये जो पाथवे होते हैं, ये पाथवे 2 तरीके के होते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे जो एक रिलेटिवली स्लो प्रोसेस होगी, जहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होगा, और एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे जो फास्टर रेट में फाइब्रिन फॉर्मेशन की वजह से परफॉर्म होता है।
सो अगर आप मुझसे पूछें या हम जो डिस्कस कर रहे हैं उस डिस्कशन के आधार पे आप कंक्लूजन पे पहुंचना चाहें, तो कंक्लूजन ये है कि जो ब्लड कोआगुलेशन का जो मैकेनिज़्म है, वो ब्लड कोआगुलेशन का मैकेनिज़्म दो तरीके से परफॉर्म होता है। पहली चीज़ तो ये बहुत सारी स्टेप्स में परफॉर्म होता है। इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज़ अ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस, मल्टीपल स्टेप्स में होगी पहली चीज़। दूसरा, ब्लड कोआगुलेशंस जो होगा उसमें बहुत सारे कंपाउंड एक्टिवेट होंगे और वो एक्टिवेट होकर डिफरेंट पाथवे को परफॉर्म करेंगे। सेम इसी तरीके से कि ब्लड कोआगुलेशंस को अगर आपको समझना है तो दो पाथवे को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। पहला पाथवे जिसे हम बोल रहे हैं इंट्रिंसिक पाथवे। इस इंट्रिंसिक पाथवे में ये हो रहा है कि एक ये रिलेटिवली स्लो प्रोसेस है जो धीरे धीरे परफॉर्म होती है और इसमें क्लॉट का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस में, लेकिन वो रिलेटिवली स्लो स्पीड में होता है। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे जैसे वो पाथवे जो तेज़ी से वर्क करता है और जिसमें फाइब्रिन फॉर्मेशन होता है, क्लॉट फॉर्मेशन ना होते हुए फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है। अब वो ये जो दोनों पाथवे हैं ये जब एक कॉमनली मर्ज हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल पे जब मर्ज हो जाते हैं तब इस पाथवे को हम बोलते हैं कॉमन पाथवे। और कॉमन पाथवे में क्या होता है, जब भी कॉमन पाथवे वर्क करता है तो जो प्रोथ्रोम्बिन है, जो कि एक फैक्टर है हम जिसको डिस्कस कर चुके हैं, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है और ये जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा ये कॉमन पाथवे में होगा। तो देखिए तीनों स्टेप्स हो गई। पहली स्टेप जिसको हम बोल रहे हैं इंट्रिंसिक पाथवे, सो इंट्रिंसिक पाथवे में स्लो प्रोसेस हो रही है क्लॉट फॉर्मेशन की। दूसरा हो गया एक्सट्रिंसिक पाथवे जहाँ पे फास्टर रेट में फाइब्रिन फॉर्मेशन हो रहा है। तीसरा पाथवे हो गया दोनों के मर्जिंग की वजह से इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे जब मर्ज हो जाएंगे तो इसे कॉमन पाथवे बोलेंगे। और इस पाथवे में जो कन्वर्जन होगा प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में होगा, ठीक है। और इस प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन के कन्वर्जन की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा फाइब्रिनोजन का इनसॉल्युबल फाइब्रिन में और इनसॉल्युबल फाइब्रिन प्रोड्यूस होंगे। तो तीनों चीज़ें हमारे पास हमारे सामने क्लियर हो गई जब हम मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं ब्लड कोआगुलेशन के मैकेनिज्म को सॉरी ब्लड कोआगुलेशन के प्रोसेस में ये चीज़ें क्लियर हो गई कि इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे, इन तीनों पाथवे के थ्रू ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। रही बात इसके अलावा जैसे क्लॉट जो फॉर्मेशन हो रहा है, लाइसिस ऑफ इंट्रा वेस्कुलर क्लॉट सॉकर थ्रू अ प्लाज्मिनोजन, जो ये प्लाज्मिनोजन बना है, प्लाज्मिनोजन हमने फॉर्म किया। ये जो प्लाज्मिनोजन जो फॉर्म होता है ये प्लाज्मिन सिस्टम में जनरेट होता है। इससे प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिन, यूरेकाइनेस, केरोक्राइलिन, प्लाज्मिनोजन, एक्टिवेटर एंड सम अनडिफाइंड इनहिबिटर्स, ये कुछ इन इनहिबिटर्स हैं जो लाइसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स तो नहीं, एक्टिवेटर्स हैं जो क्या करते हैं इस प्रोसेस को एक्टिवेट भी करते हैं और कुछ इनहिबिट भी करते हैं। कौन सी प्रोसेस को, क्लॉटिंग के प्रोसेस को। तो ये प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए और इस प्रोसेस को इनहिबिट करने के लिए, क्योंकि ये अगर चलती रहेगी तो भी प्रॉब्लम है और अगर नहीं होती है क्लॉटिंग तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, और ये लाइसिस की प्रोसेस जो मेंटेन होती है वो प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिन सिस्टम से मेंटेन होती है। और ये प्लाज्मिनोजन और प्लाज्मिन सिस्टम मेंटेन होता है कुछ एक्टिवेटर और कुछ इनहिबिटर से। ये एक्टिवेटर और इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, जैसे प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिन, यूरोकाइनेस, कैलिरकेनिन, प्लाज्मिनोजेन, ये कुछ एक्टिवेटर हैं। और इन्हीं में से कुछ कंपाउंड एज ए इनहिबिटर भी वर्क करते हैं क्लॉटिंग की प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए और क्लॉटिंग की प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एज ए इनहिबिटर, और प्रोसेस को फास्ट करने के लिए एज ए एक्टिवेटर वर्क करते हैं। ठीक है, सो ये हमने एक मैकेनिज्म डिस्कस किया ब्लड कोआगुलेशन का। अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअल पाथवे पे, जो हमने आपसे बात की पिछली कुछ स्लाइड्स में। हम इंट्रिंसिक पाथवे की भी बात कर लेते हैं। तो इंट्रिंसिक पाथवे में हम ये बोल रहे हैं कि जो भी कोआगुलेशन अंदर होगा बॉडी के, है ना, और जो भी ब्लड के अंदर जो सर्कुलेट हो रहा है इंटरनली,
दो तरीके से हम इंट्रिंसिक पाथवे को इस तरीके से समझते हैं कि इंटरनल पाथवे बोल सकते हैं। तो कोगुलेशन सिस्टम के अंदर अगर हो रहा है और वो कोगुलेशंस के लिए ब्लड के अंदर जो मौजूद फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है, तब उसे इंट्रिंसिक पाथवे बोलेंगे। पहली चीज़ इसमें क्या होगा, ब्लड जो है वो कांटेक्ट में आएगा। इट इज़ एक्टिवेटेड व्हेन द ब्लड कम्स इनटू कांटेक्ट विद द डैमेज वेसल्स। अगर डैमेज वेसल्स या वाल्स टिश्यूज़ की डैमेज हो गई और उसके कांटेक्ट में ब्लड आया और ब्लड के कांटेक्ट में अगर फॉरेन सब्सटेंस आता है तो इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। सो इंट्रिंसिक पाथवे से जुड़ी हुई दो बातें, पहला ये इंटरनल पाथवे में वर्क करता है, इंटरेक्शन जो होता है वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता है। जो भी इंटरेक्शन होगा वो फैक्टर जो सर्कुलेट करेगा वो ब्लड के अंदर करेगा पहला, और कोगुलेशन भी उसी तरीके से ऑकर होगा। दूसरा, ये एक्टिवेट तब होता है जब ब्लड डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है डैमेज वेसल्स के, और ये डैमेज वेसल या फॉरेन सब्सटेंस के यदि ब्लड कांटेक्ट में आ जाएगा तो इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे ही इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर, वो फैक्टर थर्ड को, जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, उसको एक्टिवेट कर देगा और ये इनएक्टिव प्रोएंजाइम्स को एक्टिव कर देगा। जैसे ही प्रोएंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिव प्रोएंजाइम थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से एक्टिव हो गया, ये एक्टिव एंजाइम्स क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को छोड़ के फाइब्रिन के प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, और ये फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन के जो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हुए हैं ये एक्टिवेट करेंगे कुछ एंजाइम को और रिमूव करेंगे कुछ स्मॉल पेप्टाइड्स को इन द फॉर्म ऑफ कैस्केड्स, और ये रिएक्शन करेंगे और क्लॉटिंग प्रोड्यूस हो जाएगी डैमेज वाले हिस्से पे या डैमेज वाले पार्ट में। सो इस तरीके से इंट्रिंसिक पाथवे वर्क करता है कोगुलेशन में, एंटी कोगुलेशंस के लिए। ठीक है, तो इंट्रिंसिक पाथवे से जुड़ी जो 3 या 4 मेजर पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि इंटरनली एक्ट होता है, सर्कुलेट होता है ब्लड में। ब्लड जैसे ही कांटेक्ट में आता है डैमेज वेसल्स या सेल्स के या फॉरेन सब्सटेंस के, वो प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर थर्ड, जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, उसको एक्टिवेट कर देता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन सर्कुलेट होता है और इनएक्टिव प्रोएंजाइम्स की तरह वर्क करने लगता है। ये प्रोएंजाइम्स फाइब्रिनोजन को छोड़ के प्रेसिपिटेट कर देता है, फाइब्रिनोजन को प्रेसिपिटेट कर देता है फाइब्रिन में। ये फाइब्रिन जो है वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो पेप्टाइड्स को रिलीज़ करते हैं कैस्केड फॉर्म में, और ये कैस्केड फाइब्रिन्स के साथ रिएक्ट करके क्लॉटिंग प्रोड्यूस कर देते हैं। इस तरीके से इंट्रिंसिक पाथवे क्लॉटिंग को परफॉर्म करता है। ये इंट्रिंसिक पाथवे की बात हो गई। हम आगे चले, एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम या एक्सट्रिंसिक पाथवे को भी हम डिस्कस कर लें। इसमें अगेन मैकेनिज्म बाय विच थ्रोम्बिन इज जनरेटेड, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि थ्रोम्बिन जनरेट होता है इसमें, और वो टिश्यू के एक्सट्रैक्ट पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। जब डिफरेंट टिश्यूज़, बेसिकली ये होता है वेरियस टिश्यूज जैसे ब्रेन, लंग्स, ब्रेन्स और लंग्स के टिश्यूज़ में अगर किसी तरह का डैमेज हो रहा है या ब्लड फ्लो हो रहा है एक्सेसिव, तब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो फैक्टर 7 को एक्टिवेट करेगा। ये 7 जो फैक्टर होगा वो कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में एक्टिवेट होगा और फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाएगा। ये फैक्टर 10 बाईपास होगा और इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। इस एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू स्मॉल अमाउंट्स में थ्रोम्बिन फॉर्म होता है, जो क्या करता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे को कंटिन्यूसली एक्टिवेट करता है। और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसमें एक फैक्टर 8 होता है, उससे एक्टिव करता है, और ये फैक्टर 9 जो होता है, फैक्टर जो 9 होता है वो स्पीड अप करता है क्लॉटिंग के रेट को, और फैक्टर 5 को भी एक्टिवेट करता है। इस तरीके से थ्रोम्बिन जो होता है वो सॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रोजन को फॉर्म करता है। ये सॉल्युबल थ्रोम्बिन जो है जेल टाइप का एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे GYARG बॉन्ड बोलते हैं। ये स्मॉल फाइब्रिनोपेप्टाइड्स को प्रोड्यूस करता है जो एन टर्मिनल या एन साइड पे जाके फाइब्रिनोजन फॉर्म में, पॉलीमराइज फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं और एक्टिवेट करते हैं
डिफरेंट फैक्टर्स को जो रिस्पॉन्सिबल है क्लॉटिंग के लिए, और एक लिंकेज फॉर्म करते हैं, और इस लिंकेज के फॉर्म में इंटरमॉलिकुलर लाइनेज ब्रिज बनता है, और इनसॉल्युबल मास जो होता है वो डैमेज पार्ट पे या डैमेज सेल्स पे डिपॉजिट हो जाता है। इस तरीके से एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम वर्क करता है ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म में। ये इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे का एक सिंपल जिसे हम बोले प्रोसेस है ब्लड कोआगुलेशन की, जहाँ एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे में जो हमने डिस्कस किया पिछली स्लाइड में कि कैसे प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेंस को फाइब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिन पोलोमर बनते हैं, और ये क्रॉस लिंकेड पॉलीमर बना जाते हैं जो कि डिपॉजिट हो जाते हैं। और इस तरीके से एक्सट्रिंसिक पाथवे वर्क करता है। जहाँ तक इंट्रिंसिक पाथवे की बात है तो वहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे पुरकेलिन हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजेंस पे वर्क करता है, और हाई मॉलिक्यूलर काइनोजन जो है सॉरी डिफरेंट एक्टिवेट करके इनका कन्वर्जन जो है डिफरेंट फॉर्म में होता है। इस तरीके से ये एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है जो ब्लड कोआगुलेशंस के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अब बात कर लें यूनिट में जो हमें जो चीज़ इम्पोर्टेंटली पढ़ना है कि कोगुलेंट ड्रग्स क्या होती है, एंटी कोगुलेंट्स ड्रग क्या होती है। कोगुलेंट ड्रग को हम एंटी इनहिबिटर कोगुलेंट कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं ब्लड के रेगुलेशंस को मेंटेन करते हैं। जैसे कुछ डिसीज़ होती है, हीमोफीलिया है जिसमें ब्लड कोआगुलेशन जो है ब्लड कोआगुलेशन जो है वो बंद हो जाता है या पूरी तरीके से इनहिबिट हो जाता है, तब हमें कोगुलेंट ड्रग को यूज़ करना पड़ता है। ये कोगुलेंट ड्रग ब्लड कोआगुलेशंस को पेशेंट्स के अंदर मेंटेन करने का काम करती है, क्योंकि पेशेंट्स में ब्लड जो है वो अनकंट्रोल फॉर्म में छोटी सी इंजरी में भी फ्लो होता है। सो उसको मेंटेन करने के लिए कोगुलेंट ड्रग को यूज़ किया जाता है, और इन कोगुलेंट ड्रग को हम एंटी इनहिबिटर कोगुलेंट कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। जहाँ तक एंटी कोगुलेंट ड्रग की बात है, इन ड्रग को एंटी कोगुलेंट ड्रग को एंटी थीनर ड्रग्स भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, ब्लड के अंदर जो ब्लड के कंसंट्रेशन में जो डिफरेंट कंपोनेंट मौजूद हैं जिससे ब्लड थिक है, उस ब्लड को थिन करने का काम करता है, और बजाय इसके कि वो ब्लड के फ्लो को डिक्रीज करे, वो ब्लड की जो क्लॉटिंग एबिलिटी है उसको डिक्रीज कर दे। तो ये चीज़ एक जो फिनोमेना दिमाग में रहता है कि एंटी कोगुलेंट ड्रग्स मीन्स कोगुलेशन को बढ़ाएगी, नहीं, कोगुलेशन को नहीं बढ़ाएगी, कोगुलेशन को किसी कीमत पे या क्लॉटिंग को किसी भी कीमत पे नहीं बढ़ाएगी। बेसिकली ये ड्रग क्या करेगी, ब्लड को थिक की जगह थिन कर देगी, जिससे क्या होगा, क्लॉटिंग जो होगा वो ब्लड थिन रहेगा तो क्लॉटिंग ड्यूरेशन जो रहेगा वो कम हो जाएगा। सो इस तरीके से ये ड्रग जो है वो जो है एंटी कोगुलेंट ड्रग कहलाती है, और ये ब्लड वेसल्स को या ब्लड क्लॉट को फॉर्म करता है, ब्लॉक करके ब्लड वेसल्स को, एंटी कोगुलेंट एजेंट्स, ये इनका मेजर फंक्शन होता है। सो ये डिस्कशन हो गया हमारा एंटी कोगुलेंट एंड कोगुलेंट ड्रग के बारे में। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लॉटिंग के डिसऑर्डर में जो भी ड्रग दी जाती है वो एंटी कोगुलेंट ड्रग कहलाती है। अब ये एंटी कोगुलेंट ड्रग को अगर हम आप देख पा रहे हैं डायग्राम, तो डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एंटी कोगुलेंट्स जो ड्रग है उन्हें 3 क्लास में क्लॉटिंग ड्रग जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए दी जाती है उसे हम एंटी कोगुलेंट ड्रग बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ड्रग विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्लॉटिंग डिसऑर्डर इज कॉल्ड एंटी कोगुलेंट ड्रग। दिस एंटी कोगुलेंट ड्रग इज अगेन सब क्लासिफाइड इनटू एंटी कोगुलेंट्स, थ्रोम्बोसाइटिक ड्रग्स एंड एंटी प्लेटलेट्स ड्रग। 3 तरीके से ड्रग को हमने क्लासिफाइड कर दिया एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स को। जहाँ तक बात है ड्रग यूज्ड इन क्लॉटिंग डिसऑर्डर, वो उसको 2 तरीके से सब क्लासिफाइड किया गया है। पहला एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स एंड दूसरा ड्रग दैट फैसिलिटेट क्लॉटिंग,
जो फैसिलिटेट करती है क्लॉटिंग को. सो ड्रग दैट फैसिलिटेट क्लॉटिंग इज अगेन सब क्लासिफाइड इनटू 3 सब क्लासेस, विच इज रिप्लेसमेंट फैक्टर्स, विटामिन के एंड एंटीप्लाज्मिन ड्रग. ये बेसिकली क्या करती है, ये ड्रग क्लॉटिंग को फैसिलिटेट करती है या तो रिप्लेसमेंट फैक्टर को एक्टिवेट करके, या विटामिन के को एक्टिवेट करके, या एंटी प्लाज्मिन ड्रग के तौर पे वर्क करके. और इस क्लास की जो 2 ड्रग मोस्ट कॉमनली ड्रग है वो है मेनेंडियोन और एसिटोमेनफिनोन, है ना. ये इनको हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली एक एक ड्रग को आगे आने वाले स्लाइड्स में. इसके अलावा एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स को हमने 3 क्लास में डिवाइड करा: एंटी कोगुलेंट, थ्रोम्बोसाइटिक एंड एंटीप्लेटलेट्स ड्रग. जहाँ तक एंटीप्लेटलेट्स ड्रग की बात है, एंटीप्लेटलेट्स ड्रग के एग्जांपल एस्प्रिन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन इनिबिटर्स, एडीपी इनिबिटर्स एंड अपटेक इनिबिटर्स. जहाँ तक थ्रोम्बोसाइटिक ड्रग की बात है, ये थ्रोम्बोसाइटिक ड्रग अगेन 2 टाइप्स की, टीपीए डेरिवेटिव्स एंड स्ट्रेप्टोकाइनेस. इसके एग्जांपल हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस, रेटिपेस एंड टेक्नेकपेस इस क्लास की ड्रग्स है. जहाँ तक एंटीकोगुलेंट ड्रग की बात है, जो कि एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स का फर्स्ट क्लास है, उसमें हिपेरिन्स, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स, डायरेक्ट फैक्टर एक्सए इनिबिटर्स एंड वेरफेरिन इस कैटेगरी के ड्रग है. और इस कैटेगरी में भी हिपोरिन जो ड्रग है उसके एग्जांपल, या हिपेरिन एंटीकोगुलेंट ड्रग के एग्जांपल इनोक्सोपेरिन, यूएफएच एंड एलएमडब्ल्यूएच है. जहाँ डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स की बात है, डेबिगेट्रिन, एराबेटोन और ल्यूबोपेरिडोन इस क्लास की ड्रग्स है. और जहाँ तक डायरेक्ट फैक्टर या एक्सए इनिबिटर्स की बात करें, रिवारोक्सिबिन एंड एपेक्सोबेन इस क्लास की ड्रग्स है. सो ये एक जनरल चार्ट है जो ये बता रहा है कि कौन सी ड्रग क्लॉटिंग डिसऑर्डर में यूज़ की जाती है और कौन सी ड्रग के कौन कौन से एग्जाम्पल है. हम डिटेल में इन एग्जाम्पल्स को आगे डिस्कस करेंगे. ये एक आउटलाइन हो गई आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यूज्ड इन क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स. अब मेनाडियोन जो एक ड्रग है, मेनाडियोन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है हम देख रहे हैं पीछे. मेनाडियोन जा रही है डायरेक्ट ड्रग दैट फैसिलिटेट क्लॉटिंग. उसमें एग्जांपल है मेनाडोइन और एसिटामिनोफेन. तो हम मेनाडियोन की बात करते हैं. मेनाडियोन का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं स्लाइड्स में. इस मेनाडियोन का जो IUPAC नाम है 2-मिथाइल 1,4 डाईहाइड्रो नेफ्थेलिन 1,4-डायोन. ये इस मेनाडियोन का IUPAC नाम है. जहाँ तक मोड ऑफ एक्शन की बात है, मेनाडियोन विटामिन K3 को एक्टिवेट करता है या विटामिन K3 के साथ इन्वॉल्व होता है. और गामा कार्बोन ग्लूटामेन एसिड रिडक्शन नाम का जो प्रोटीन है उसको बॉडी में प्रोड्यूस करता है. ये प्रोटीन जो है विटामिन के साथ विटामिन डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर सेकंड जिसको प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं, और 7th फैक्टर जिसको प्रो कन्वर्टिन, और 9th फैक्टर जिसको क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर. और प्रोटीन एस एंड प्रोटीन जेड को एक्टिवेट करता है. इसके एक्टिवेट होने के वजह से डिफरेंट प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस जो है एंटीकोगुलेंट्स रोल प्ले करते हैं. और ये विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन की तरह एक्ट करके बोन में मौजूद गामा कार्बोक्सिल ग्लूटामेट प्रोटीन के साथ मैट्रिक्स बनाता है. और ये मैट्रिक्स जो है वो अल्टीमेटली क्या करता है, विटामिन के कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर देता है और के हाइड्रोक्रोम को भी रिड्यूस कर देता है. और इस तरीके से गामा कार्बोक्सिलेज फॉर्म होता है और कोगुलेशन प्रोड्यूस होता है. जहाँ तक यूजेस की बात है, विटामिन के का जो बेसिक यूज़ होता है क्लॉटिंग के लिए होता है ब्लड में, और ये मेजर रोल प्ले करता है बोन कैल्सिफिकेशन में. एडवर्स इफेक्ट की जहाँ तक बात करें, ये एडवर्स रिएक्शन जो प्रोड्यूस करता है हेमोलिटिक एनीमिया प्रोड्यूस करता है. और लार्ज डोज अगर इसका लिया जाता है तो ब्रेन डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं. इसके इस पर्टिकुलर ड्रग के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो गए. अगली ड्रग है जिसे हम बोलते हैं एसिटामिनोफेन. एसिटामिनोफेन का स्ट्रक्चर अगेन आप देख पा रहे हैं.
IUPAC नाम 4 एसिटाइल ऑक्सी 3 मिथाइल मिथाइल नेफ्थलीन 1 वाई एसिटेट होगा इस कंपाउंड का। और जहाँ तक मोड ऑफ एक्शन का सवाल है, विटामिन K3 का एक एनालॉग है, ये कोफैक्टर पोस्ट्रा ट्रांजिशनल गामा कार्बोक्सिलेट को एक्टिवेट करता है, जो सर्टन प्रोटीन्स को बॉडी में एक्टिवेट करता है। इसके अलावा विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर जैसे प्रोथ्रोम्बिन, प्रोकोर्बेटिन, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर, प्रोटीन सी, प्रोटीन जे सारे एक्टिवेट होते हैं। ये प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस जो होते हैं वो एंटीकोगुलेंट की तरह रोल प्ले करते हैं और के डिपेंडेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करके ओस्टोलेसिन नाम का कंपाउंड बनाते हैं, जो बोन के साथ, बोन के ग्लावा कार्बोक्सिलेट के साथ और प्रोटीन और बीजेजीपी नाम का जो मैट्रिक्स है उसके साथ एक्ट करके GLA प्रोटीन और MGP गामा कार्बोक्सिलेट नाम के सब्सटेंस के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये रिड्यूस कर देता है विटामिन के और विटामिन के हाइड्रोक्लोरिन को, जिसकी वजह से गामा कार्बोक्सिलेट एक्टिवेट होता है और क्लॉटिंग परफॉर्म होता है। ये एसिटामिनोफेन का जो है मोड ऑफ एक्शन हो गया। जहाँ तक बात करें अगली ड्रग का, वारफेरिन एक और इम्पोर्टेंट ड्रग है एंटीकोगुलेंट कैटेगरी की। आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। जहाँ तक IUPAC नाम की बात है, 4 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो 1 फिनाइल ब्यूटाइल 2H क्रोमिन 2 ऑन इस वारफेरिन का IUPAC नाम है। ये भी अगेन इनहिबिट करता है विटामिन के रिडक्टेस को, जिससे क्या होता है विटामिन KH2 के साथ एक्ट करके के डिपेंडेंट प्रोटीन बनाता है। ये के डिपेंडेंट प्रोटीन गामा कार्बोक्सिलेट को एक्टिवेट करता है, जिससे फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10 एक्टिवेट होते हैं, जो प्रोटीन सी और प्रोटीन एस को इनहिबिट करके विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशंस को इंक्रीज करते हैं और इसकी वजह से जो है प्रोथ्रोम्बिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है और ये प्रोथ्रोम्बिन का डिक्रीज लेवल थ्रोम्बिन के अमाउंट को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में, और ये फाइब्रिन थ्राइबोजेनिसिटी प्रोड्यूस करता है और ये फाइब्रिन क्लॉटिंग को प्रोड्यूस करता है। सो इस तरीके से ये वारफेरिन का मोड ऑफ एक्शन हो गया। मेटाबॉलिज्म की जहाँ तक बात है तो वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म CYP2C9 आइसोएंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है और एस वारफेरिन कन्वर्ट हो जाता है काउमिरिन डेरिवेटिव में एंड अगेन 6 और 7 हाइड्रोक्सी वारफेरिन प्रोड्यूस होता है। ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स होता है जो डिफरेंट हाइपेटिक आइसोमर्स या आइसोएंजाइम्स CYP3A4 और CYP1A2 एंड CYP2C19 आइसोएंजाइम्स इनएक्टिवेट फॉर्म में वारफेरिन को कन्वर्ट कर देते हैं S से R में और इस तरीके से ये 4,6,8 हाइड्रोक्सी वारफेरिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि लेजर एक्सटेंस में मेटाबोलाइज होके C3 साइड चेन्स के साथ फार्माकोलॉजिकली एक्टिव मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस करता है। जहाँ तक यूज़ की बात है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कार्डियो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, सेरेब्रल एम्बोलिज्म में एंड डिफरेंट टाइप्स की क्लॉटिंग प्रोसेस में S एंड R एंशियोमर्स जो हैं वारफेरिन के वो यूज़ किए जाते हैं। जहाँ तक बात है एस वारफेरिन की, ये लेस्ट 4-फोल्ड डेरिवेटिव होता है, सो मोर पोटेंट होता है एज ए एंटीकोगुलेंट एज कम्पेयर टू आर वारफेरिन के। एडवर्स इफेक्ट की जहाँ तक बात करें, ये वारफेरिन प्लेसेंटल बैरियर को इजीली क्रॉस कर जाता है, सो प्रेगनेंसी के दौरान अगर इसे दिया जाता है तो फेटल की ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा एबॉर्शन के चांसेस रहते हैं। प्रीमेच्योर बेबी प्रॉपरली बर्थ नहीं कर पाता अगर एक्सेसिव यूज़ हुआ है वारफेरिन का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा और जो सिंपल इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जहाँ तक सिंथेसिस की बात करें, वारफेरिन के सिंथेसिस में 4 हाइड्रोक्सी काउमिरिन जब आइसो प्रोपाइल ईथर और बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई डाइऑक्साइड
ट्राइजेट बेस की प्रेजेंस में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हेटेरोडाइल्स एल्डर एडिशंस के थ्रू एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जो अगेन रीअरेंज होके चिरल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और ये चिरल कॉम्प्लेक्स एस वारफेरिन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से वारफेरिन का सिंथेसिस सिलेबस में दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट है वारफेरिन का सिंथेसिस हमने देखा। अगली ड्रग जिसे हम बोलते हैं एनिसिडियोन। एनिसिडियोन का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख पा रहे हैं, इसका IUPAC नाम 2,4 मिथॉक्सीफिनाइल 2,3 डाईहाइड्रो 1H इंडेन 1,3 डायोन है। जहाँ तक एक्शन की बात है, ये फॉर्मेशन जो है वो मोड ऑफ एक्शन की जहाँ तक बात है, ये फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है, जिससे प्रोटीन C एंड S एक्टिवेट होते हैं जो लीवर में होते हैं, ये इनहिबिट करते हैं विटामिन K के मीडिएटेड गामा कार्बोक्सिलेशन को, जिससे प्रोटीन का प्रिकर्सन होता है या प्रिकर्सन होता है प्रोटीन का, जिसके थ्रू डायरेक्ट थ्रोम्बोलाइटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और स्टमक टिश्यू डैमेज की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। और ये स्टमक कंडीशन जो होती है वो थ्रोम्बिन को प्रिवेंट करती है और इस तरीके से थ्रोम्बोलाइटिक कॉम्प्लेक्सेशंस के थ्रू क्लॉटिंग प्रोड्यूस होती है। जहाँ तक एंडोसिनेंस के यूजेस की बात है, वीनस थ्रोम्बोसिस में इसका यूज़ होता है, आर्टेरियल फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है, पल्मोनरी एम्बोलिसिस में इसका यूज़ होता है एंड कोरोनरी ओक्लूजन्स में भी इसका कहीं ना कहीं यूज़ होता है। ओवरडोज जो है वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग क्लॉज करता है। इसके अलावा गम्स और नोज़ में ब्लड, यूरिन में स्टूल्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग्स की वजह से, माइनर कट्स की वजह से, इस पर्टिकुलर ड्रग की वजह से साइड इफ़ेक्ट के तौर पे प्रेजेंट होते हैं। अगली ड्रग जिसे हम बोलते हैं क्लोपिडोग्रेड मिथाइल 2S22 क्लोरोफिनाइल 2,1,4H 5H 6H 7H थायोन इस ड्रग का नाम है। स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एक मेटाबोलाइट, जहाँ तक मोड ऑफ एक्शन की बात है, मेटाबोलाइट्स जो इसका है वो प्रिवेंट करता है। ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP के साथ बाइंड हो जाता है और प्लेटलेट रिसेप्टर के थ्रू काम करता है। ADP मीडिएटेड एक्टिवेशन जो है ग्लाइकोप्रोटीन का, उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है और इस तरीके से क्लॉटिंग को प्रोड्यूस करता है। जहाँ तक मेटाबॉलिज्म का बात है, हेपेटिक रेपिडली एक्सक्रीट आउट हो जाता है, हेपेटिक सिस्टम से हाइड्रोलिसिस फॉर्म करता है, 85% तक ये इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यूजेस की बात करें तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, स्ट्रोक रेट में, वेस्कुलर डेथ में, एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट जो है न्यूरोटेपेनिया एंड हेमोरेज होने के चांसेस रहते हैं, कार्डियोवास्कुलर एडमा के भी चांसेस होते हैं। सो ये एंटीकोगुलेंट एंड कोगुलेंट ड्रग्स के बारे में एक जनरल सिलेबस बेस्ड डिस्कशन था। आई होप आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा। अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। अगर कुछ सजेशन आपके हैं तो आपको सजेशन भी कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।